नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानदान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और ये तत्वों के वर्गीकरण का कौन सा वाला लेक्चर है साथियों? ध्यान दीजिए, तीसरा वाला लेक्चर और तीसरा और आखिरी लेक्चर है ना। तीसरा वाला प्लस आखिरी लेक्चर है। और जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से केमिस्ट्री क्या होगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग फिजिक्स में इंटर करेंगे, प्रकाश वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी किसकी? प्रकाश की। पूरे शिद्दत से बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दिया करिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और जैसे ही सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, क्विक रिवीजन वाली सीरीज एक लेकर आएंगे, जो 3-4 दिन में सारे चैप्टर क्या किए जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आज के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या? आज के लेक्चर में मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। हम लोग मेंडलीव की भी आवर्त सारणी पढ़ लिए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी भी पढ़ लिए हैं। अब इनमें अंतर देखेंगे ना। अच्छा ध्यान दीजिए, जो लोग क्लास लिए होंगे उनको याद होगा। क्या याद होगा? कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना, किसकी? मेंडलीव की। ध्यान दीजिएगा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये परमाणु भार पे आधारित है। ये किस पे आधारित थी? परमाणु भार। क्या था मेंडलीव का आवर्त नियम? कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। जबकि आधुनिक वाला क्या है? जबकि आधुनिक वाला क्या है, ध्यान दीजिए, आधुनिक वाला किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। ये किस पे है? परमाणु क्रमांक पे। मतलब आधुनिक में क्या कहा गया है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो देखिए, एक अंतर तो यहीं पे दिख गया। डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अगर ये दो चीजें याद हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर ना, तो पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो अंतर है वही उनमें क्या है, वही उनमें दोष भी है। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करिएगा। परमाणु भार के हिसाब से मेंडलीव की आवर्त सारणी को डिजाइन किया गया था। अच्छा, दूसरी बात कर ले, देखिए अंतर ही दिख रहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो अच्छा, खुद सोचिए, अगर ये वाला सुटेबल होता, इनकी आवर्त सारणी सुटेबल होती, तो क्या आधुनिक वाली आवर्त सारणी आई होती? बिल्कुल नहीं आई होती। हुआ क्या था एक्चुअली, कि इन्हीं के मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही मोजले ने क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके एक बेहतरीन आवर्त सारणी लेकर आए और उसी को क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त सारणी। दूसरी बात यह है ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं मिला। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं मिला। किसकी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो बट द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम है 1H1, ड्यूटीरियम है 1H2, ट्रिटियम है 1H3। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ट्रिटियम दोनों बात एक ही है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। ठीक है। अब इनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं है, ठीक, इनके लिए। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में इनके लिए जगह है। मतलब समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक में इनके लिए जगह है। तीसरी बात कर लें कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों को रखा था? तो इनकी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या लगभग कितनी थी? 66 थी। जबकि आधुनिक वाले में कितनी है? 118, 118 तत्व रखे थे। देखिए, ये अंतर भी है, बहुत लंबा क्लास नहीं होना, ये अंतर भी है। अगर गौर से आप सोचिएगा ना, ध्यान दीजिए गौर से, तो ये चीज इनके आवर्त सारणी में दोष भी है। किसके? मेंडलीव के। ये दोष भी है। क्यों? हम कह रहे हैं समस्थानिकों के आपको आपने जगह नहीं दिया, मतलब ये आपकी सारणी में दोष है। जगह होना चाहिए था ना, नहीं है अभी। ठीक। अब देखिए, जैसे ही क्या किए इन्होंने, मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अगर आप पिछला क्लास दिए होंगे तो गौर किए होंगे कि बीच में कुछ ऐसे तत्व भी आ रहे थे जिनका परमाणु भार अगले वाले से कम, मतलब ज्यादा होता था। अगले वाले से क्या होता था? ज्यादा। जबकि होना क्या चाहिए था? बढ़ते परमाणु भार के रूप में। लेकिन क्या होता था कि अगले वाले तत्व से पिछला वाला ही परमाणु भार में ज्यादा हो जाता था। तो यहां से कुछ दोष इसमें निकल के आया था। अच्छा, हुआ क्यों ऐसा? ऐसा हुआ इसीलिए था
कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तो रखा जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर दे दिया किस पे, कि एक ही टाइप के जो तत्व हों उनको एक ही ग्रुप में रख दिया इन्होंने। ठीक, आज भी है एक ही टाइप के तत्व एक ही ग्रुप में, बट हम लोग परमाणु क्रमांक को आधार माने हैं, इसलिए सुटेबल है, बेहतरीन है, वो गड़बड़ नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी क्या था, 66 तत्व थे इनके समय, अभी 118 तत्व हैं, जिसमें बढ़िया से इनको जगह दिया गया है। अब अगर बात कर ले चौथे पॉइंट की, जो महत्वपूर्ण है, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ध्यान सोचिएगा, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यानी नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये क्या है, नोबल गैस है। कौन से वर्ग में हम लोगों के यहाँ सारणी में पाई जाती हैं, जो हम लोग आधुनिक वाले पढ़ते हैं 18वें वाले, कौन से वाले में, 18वें ग्रुप में। इसी को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। कल वाले में बात बताया गया है, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। खास बात क्या है शून्य वर्ग के तत्वों की, कि इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से क्या होती है, भरी होती है। अच्छा, बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, मतलब ये कि ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे, मतलब इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी कारण इनका नाम क्या है, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व या ग्रुप 18 के तत्व। देखिए कई सारे नाम है, याद रखिएगा जरूर। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, इसमें अक्रिय गैसों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस समय शायद कुछ ढूंढा भी नहीं गया था, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। जबकि आज वाले में है, कौन से वाले ग्रुप में है, 18वें ग्रुप में है। इनको जगह अच्छे से दिया गया है, व्यवस्थित ढंग से 18वें वाले ग्रुप में रखकर। अगर आपके पास आवर्त सारणी है, आप उसे सामने निकाल कर देखते चलिए, बेहतरीन समझ में आएगा चीजें। ठीक, आवर्त सारणी में 18वां वाला ग्रुप देखिए एकदम किनारे से लास्ट में, अब देख पाएंगे उसमें हीलियम होगा, नियान होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनान होगा और रेडान होगा। ये क्या है, अक्रिय गैस है। अब समझने की कोशिश करिएगा। एक बात और है, क्या बात है, कि जो धातु, अधातु, उपधातु, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, पता तो थे उस समय। देखिए कितने पते थे, 66, मतलब सब मिला के कितने पता थे, 66 पता थे, और आज कितने, 118। तो इनको भी अच्छे से जगह वो नहीं दे पाए थे, क्यों, क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने में चीजें इधर उधर हो गई थी, तो इनको भी अच्छे से वो स्थान नहीं दे पाए थे। ये सब देखिए, अगर एक तरह से सोचिए तो अंतर भी है, और एक तरह से सोचिए तो कमी भी है। ठीक, ये सब कमियां हैं किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, और यही तो अंतर है कि आज वाले में है, बात पहले नहीं था। ठीक, अब देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग अलग नहीं रखा गया है, एक ही साथ जो पढ़े हैं सब एक साथ पढ़े हैं, संक्रमण तत्व। ठीक, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग अलग रखा गया है। संक्रमण तत्व जो है एफ ब्लॉक के तत्व, ऐसे समझिए, जो एफ ब्लॉक के तत्व है वो संक्रमण तत्व लगभग है। तो उनको देखिए साइड में, कल हम बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो आवर्त सारणी जैसे थी, तो यहाँ बताया था ना, 2 यहाँ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप होंगे। तो ये समझ लीजिए ये कौन से वाले तत्व है, संक्रमण वाले तत्व। कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जो डी ब्लॉक के होंगे, बीच में ना, देखिए इधर वाले एस ब्लॉक थे कितने, 2 ठो, ये इधर वाले कितने, 6 ठो, इधर वाले 6 कितने थे, पी ब्लॉक, बीच में क्या है, डी ब्लॉक। इसमें भी आपको कुछ संक्रमण तत्व देखने को मिलेंगे, डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्व। और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के बारे में भी कहाँ पता है, आधुनिक आवर्त सारणी में इनके बारे में कुछ नहीं पता था इनको। तो ये सब क्या है, अंतर है आपके सामने। मेनली कौन कौन सा अंतर था, 2-3 जरूर याद रखिएगा। परमाणु भार की बात की गई है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे बेस्ड है, परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है। समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं बताया मेंडलीव ने, समस्थानिकों के लिए जगह दिया गया है कहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में। अच्छा, संभारिकों को भी जगह दिया गया है, ध्यान रहना चाहिए, इन्होंने संभारिक के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में संभारिक की भी जगह है। एक सीरियल जैसे देख लीजिए। अच्छा, संभारिक क्या होते हैं, पहले इनकी बात कर लेते, संभारिक होते क्या है। संभारिक नाम से क्लियर हो रहा है, समान भार वाले, यानी ऐसे तत्व या ऐसे तत्वों के समूह जिनके परमाणु भार तो क्या हो, समान हो, बट परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो। जैसे देख लीजिए, जैसे 18 नंबर वाले तत्व का नाम क्या है, आर्गन, 19 नंबर वाला पोटेशियम, 20 नंबर वाला कैल्शियम। इनके देखिए परमाणु क्रमांक क्या हो गए, अलग अलग, बट इनके द्रव्यमान संख्या सबके लगभग कितने हैं, 40।
तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या हो गया बराबर, जबकि परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग है, तो ये क्या हो गया समभारिक हो गया। तो आपसे अगर पेपर में पूछ लिया समभारिक किसे कहते, तो क्या कहिएगा, समभारिक वे तत्व होंगे जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे बट द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, समान होंगे या समान भाग होंगे, तो समभारिक कहलाएंगे। उदाहरण आपके सामने है। और अब क्या याद रखिएगा कि इसके तत्व मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 66 तत्व थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, 118 तत्व। अच्छा, क्यों 66 तत्व ही रखे गए, अभी जस्ट बताया कि उस समय तक इतने तत्व ढूंढे ही गए थे 66, तो जितने ढूंढे गए थे उतनों को इन्होंने जगह दे दिया, कुछ टॉलरेंस रखा था, 2-4 तत्वों को जगह दिया गया था। याद करिए पिछले क्लास में क्वेश्चन मार्क बना के द्रव्यमान संख्या लिखा गया था, मतलब अभी उसका क्लियर नाम नहीं है बट द्रव्यमान संख्या था। ठीक है, किसकी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में जितने तत्व ज्ञात है सबको स्थान दिया गया है। ठीक, अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं है, कहां पे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है। कौन से वाले में, 18 नंबर वाले में। ठीक, समभारिकों की बात हो ही गई। अच्छा, 1 2 3 और याद रखिएगा, हैलोजन परिवार के तत्व, कौन से परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से थे, याद करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, ये कौन से परिवार के तत्व है, हाइड्रोजन परिवार के। कितने परमाणु क्रमांक मतलब कितने ग्रुप में है, कौन से वाले ग्रुप में, 17वें वाले ग्रुप में, 18 से जस्ट पहले 17। अच्छा, इनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, कहां पे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, कि हैलोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, माइनस बनाने में, तो ये माइनस बनाने में ज्यादा क्रियाशील है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ सबसे बेहतरीन, कि ये आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है, तो अगर क्रियाशील देखा जाए धातुओं में, ध्यान दीजिए धातुओं में, तो कौन है, पोटेशियम। लेकिन अधातुओं में पूछा जाए तो अधातुओं में सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन। ध्यान रहे, अधातुओं में सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है ना, सबसे ज्यादा ऋणात्मकता, सबसे ज्यादा ऋणी तत्व भी कौन है, फ्लोरीन ही है। अगर पूछ दिया आपसे ऐसे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा ऋणात्मकता कौन प्रदर्शित करता है, तो फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि आवर्त सारणी में जब हम लोग देखिए, ये मान लीजिए बोर्ड आवर्त सारणी है, इधर पहले ग्रुप होंगे और इधर 18वें ग्रुप होंगे। तो आप अगर इधर से यानी बाएं से कहा जाइएगा दाएं, तो ऋणात्मकता बढ़ती है। ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इधर देखिए पहले वाले ग्रुप के धातु हैं, दूसरे वाले के क्षारीय मृदा धातु हैं। ठीक है, ऐसे आगे चल रहे हैं और लास्ट में आते हैं अधातु वाले, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन समझ लीजिए 17वां वाला। तो ये माइनस बनाते हैं, चूंकि देख लीजिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके माइनस बनाएंगे। और कितना माइनस बनाएंगे, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। तो इधर से जब इधर चलिएगा ना, तो देखिए इधर वाले धातु हैं प्लस बनाते, और इधर वाले जब जाएंगे तो माइनस बनाएंगे, तो ऋणात्मकता बढ़ रही है, तभी तो ये माइनस हो जा रहे हैं प्लस वाले। तो यानी बाएं से जब दाएं जाते हैं ना, तो ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है, बढ़िया चीज है। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपके सामने मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर है, और यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से दोष हो सकते हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर दोष देखें ना, तो हम अभी क्या बताएं, जितना आप अंतर देखे हैं इस सब उसके क्या है, दोष हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सब क्या है, दोष हैं, और यही सब जितना अंतर है यही आप लिख दीजिएगा, दोष में सब सही माना जाएगा। क्या लिखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, पहला दोष हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिख दीजिए, समभारिकों के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है, ये दूसरा दोष हो गया। तीसरा क्या लिख दीजिएगा, अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया, तीसरा दोष हो गया। हैलोजन परिवार के तत्वों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, चौथा दोष हो गया। पांचवा, बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किए हैं, जबकि कहीं कहीं बीच में बड़े परमाणु भार वाले आ जाते हैं, जबकि अगला वाला कम रहता है। जिसका परमाणु भार क्या रहता है, अगला कम रहता है, जबकि पिछले वाले का ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, गलती हो गई। ठीक है, कुछ कमियां हैं, डायरेक्ट जो आप क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछेगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और जितना कुछ था हम आपके सामने रख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर का आखिरी
और लास्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि संभारिकों की क्या विशेषता होगी, संभारिकों की क्या विशेषता है, तो देखिए संभारिक हम यही होता है जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान। पहली विशेषता यही हो गई, संभारिक ऐसे तत्व होंगे जिनके परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे। दूसरी क्या विशेषता होगी कि इनको आवर्त सारणी में अलग अलग जगह पे रखा गया है। अब बताइए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग जगह मिलेंगे आपको, अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे। तो ये खास बात यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये सब चीजें दिमाग में रखिएगा, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर होनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस चीज में दिक्कत हो रहा है, उस पर चर्चा अगले क्लास में किया जाएगा। लेकिन आज का और आखिरी टॉपिक क्या है, प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। और पिछले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, पिछले क्लास का क्वेश्चन कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर हम छाप रहे हैं और 2-3 चीजों के बारे में और लिखेंगे, आप लोग भी वो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा को मापते हैं किससे, एमीटर से। एमीटर या ओमीटर लिखा होगा ना, सिंबल क्या होता है, ऐसे करके परिपथ में कहीं ए करके ऐसे लगा होगा। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम समांतर क्या क्रम क्या होता है, ये जब हम विद्युत पढ़ाएंगे आपको वहां पे समझाएंगे। अब कल से ध्यान दीजिए, फिजिक्स की क्लासेस शुरू होंगी, प्रकाश वाली महत्वपूर्ण क्लास है, पूरी तरीके से जुड़िएगा। चलिए, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से। वोल्टेज यानी विभव को किससे मापते हैं, विभव या फिर विभवांतर को किससे मापे, विभव मापी जिसको कहते हैं। और ये क्या है, वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। अब ये किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ये किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। ठीक, अब एक चीज आता है ना, ध्यान दीजिए, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये क्या मापता है, ध्यान दीजिए, वायु का वेग मापता है। वायु का वेग मापता है एनीमोमीटर। एक आएगा क्या चीज, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या मापता है, धारा की उपस्थिति को मापता है। किसको मापता है, धारा की उपस्थिति। कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर। तो ये क्वेश्चन कुछ आप दिमाग में रखिएगा जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब आज का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन वाला क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे कि जल का किस ताप पर आयतन सबसे कम होता है। जल का किस ताप पर आयतन सबसे कम होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और यह चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।